Good afternoon students, this is Kamal Sharma. Once again I welcome you to my YouTube channel Kamal Academic Coach. बच्चों लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ा था, जो कि इस चैप्टर का आधा पार्ट था। तो आज हम इसको सेकेंड पार्ट को यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग को पढ़ेंगे और यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, जो कि प्रीवियस 20 ईयर्स में कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इस पूरे चैप्टर को याद करने की, वैसे ये चैप्टर बड़ा देखा जाए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा चैप्टर है, बच्चों को याद करने में मुश्किल होती है, पर यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा जो कि फनी भी होंगी और आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगी। हाँ, तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है, ठीक है। और एक कॉम्पैक्ट से नोट्स भी बनाने हैं आपको वीडियो को देखकर। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बार बार स्टॉप एंड रन करके बार देखें, जिससे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने वीडियो में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो दोबारा से जैसे चैप्टर के नाम की बात है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, तो मैंने आपको रिस्पॉन्स बताया था, मैंने आपको स्टिमुलस बताया था। तो स्टिमुलस को कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में, हमारे मीन्स ह्यूमन बीइंग में, there are two specific systems which coordinate with each other to control a particular stimulus, and that is why this process is known as control and coordination. कौन से होते हैं वो दो सिस्टम? एक होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। आज की वीडियो में हम पूरा नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इनसे जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम में वो सब डिस्कस करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम 5 नंबर का जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में डिस्कस किया जाता है वो होता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको एक बात बताऊं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है सेल, ठीक है। तो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, वी आर टॉकिंग अबाउट द नर्व सेल। तो हम कहेंगे नर्व सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, या इसी को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ नर्वस सिस्टम? गिव इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इट्स वेरियस पार्ट्स। ये 5 नंबर में पूछा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन करके भी पूछ लेते हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन और अ नर्व सेल, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन अ डायग्राम ऑफ नर्व सेल या न्यूरॉन, आपने क्लास 9th में भी ड्रॉ किया होगा। तो जल्दी से इसके पार्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द हेड ऑफ न्यूरॉन विच इज ऑल्सो नेम्ड एज साइटन, CYTON, साइटन, ठीक है। साइटन इज द हेड ऑफ न्यूरॉन एंड इट इज द टेल ऑफ न्यूरॉन विच कंसिस्ट ऑफ नर्व एंडिंग्स एंड द सिनेप्टिक टर्मिनल। क्या क्या होते हैं? नर्व एंडिंग एंड सिनेप्टिक टर्मिनल। तो पूरी बॉडी में, हमारे पूरे बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हेड टू टेल जुड़े रहते हैं, मतलब एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा रहता है, एंड दैट इज हाउ दे ट्रांसमिट द इंपल्सेस, और वी कैन से द सेंसेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। 1 नंबर में पूछा जाता है ये, हाउ द सेंसेस ट्रेवल इनटू द बॉडी। तो आप इसका आंसर लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ठीक है। कैसे होता है वो पूरा भी प्रोसेस यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए साइटन में मैंने कुछ पार्ट बताए, मैंने लिखा हुआ है डेंड्राइट्स। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको आप देख रहे हैं, दीज आर नेम्ड एज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का क्या काम होता है? दे रिसीव द सेंसेस, ठीक है, फ्रॉम द रिसेप्टर। हमारे बॉडी में 2 तरीके के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, एक होते हैं रिसेप्टर, एक होते हैं इफेक्टर। इनको जब मैं रिफ्लेक्स आर्क पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से डिस्कस करूंगा। रिसेप्टर्स का क्या काम होता है? वो सेंसेस को रिसीव करते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स से सेंसेस रिसीव करने का काम कौन करता है? डेंड्राइट्स करते हैं, डेंड्राइट्स। और इन सेंसेस को किसको ट्रांसफर कर देते हैं? साइटोप्लाज्म को ट्रांसफर कर देते हैं। दैट इज देयर इज अ ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म इन द मेन सेल बॉडी, और वी कैन से साइटन। साइटन के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है। साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है? देखिए साइटोप्लाज्म क्या करता है? इंटेंसिटी ऑफ इंपल्स को बढ़ा देता है। जैसे अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज को टच कर जाता है तो हम इमीडिएटली उस हाथ को वहां से विड्रॉ कर लेते हैं। क्यों कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ द साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या करता है, उसको एकदम से इंटेंसिटी बताता है जिससे कि हम
कोई भी रिस्पॉन्स करते हैं वो विद इन द सेकेंड्स कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। साइटोप्लाज्म इंटेंसिटी ऑफ इंपल्स बढ़ाकर किसको दे देता है, इंपल्सेस को एक्सॉन को दे देता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन इस इंपल्स को ले जाती है कहां तक, नर्व एंडिंग्स तक ले जाती है, जहां पर ये नर्व एंड हो रही है। नर्व एंडिंग्स पर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जब कंबाइन करते हैं तो वहां पर एक टर्मिनल, एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम सिनेप्टिक टर्मिनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्टिक टर्मिनल्स। सिनेप्टिक टर्मिनल्स पे क्या होता है, देयर आर सर्टेन केमिकल्स, वहां पर केमिकल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स को किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल को, और केमिकल इंपल्स दोबारा से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होकर कौन रिसीव करता है, द न्यूरॉन, द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। एंड दिस इज हाउ द इंपल्स ट्रेवल थ्रू अ न्यूरॉन। कैसे, डेंड्राइट में रिसीव किया, साइटोप्लाज्म को दिया, साइटोप्लाज्म में इंटेंसिटी को बढ़ाया, एक्सॉन उसको लेकर कहां जाता है, नर्व एंडिंग तक, वहां पर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट उससे कंबाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर दे आर ट्रांसमिटेड टू द अनदर न्यूरॉन। ठीक है, एंड दिस इज हाउ द इंपल्स ट्रेवल ऑल थ्रू द बॉडी। ठीक है, यहां पर एक स्ट्रक्चर और मैंने बनाई हुई है, एक्सोलेमा। एक्सोलेमा देखिए, जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है उसमें वायर होते हैं, वायर के ऊपर एक रबर की शीट चढ़ी रहती है। ठीक है, तो जैसे उन वायर्स के ऊपर रबर की शीट चढ़ी होती है, बिल्कुल वैसे ही हर एक्सॉन के ऊपर क्या होता है, एक्सोलेमा, एक शीट होती है, एक प्रोटेक्टिव शीट होती है जो उसको कवर करती है। क्यों कवर करती है, इट बेसिकली प्रिवेंट्स द ओवरलैपिंग ऑफ इंपल्सेस। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ इंपल्स होने से ये बचाती है। तो हम कह सकते हैं देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन, और उन सभी के फंक्शन हमने समझ लिए। आई होप मैं आपको समझा पाया। ये पूरा क्वेश्चन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसलिए एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो गया। साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन और समझा है, 1 नंबर का जो आता है, हाउ द सेंसेस ट्रेवल इनटू द बॉडी। आंसर क्या है, द सेंसेस ट्रेवल इनटू द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाके बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, कि हमारे पूरे बॉडी में जो सेंसेस ट्रेवल करते हैं वो किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम केवल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ले जाऊंगा कहां पर, ये मैंने आपको बता दिया, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर फंक्शन। और दूसरी बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन समझने के लिए हम थोड़ा सा रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में जान ले तो अच्छा रहेगा। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है अभी मैंने आपको बताया कि अचानक से हम कहीं जा रहे हैं, हमारा हाथ किसी गर्म चीज को टच करता है, हम तुरंत से विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम अनजाने में किसी ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां पर पानी पड़ा हुआ हो, तो हम तुरंत से बैठते हैं, हमें पता पड़ता है कि अरे हमारे तो कपड़े गीले हो गए, और हम वहां से उठ जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं हम, कैसा क्यों कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। ये सब क्या है, ये स्टिमुलस है, हीट, वाटर करंट, ये सब स्टिमुलस है, लाइट, स्मेल, ठीक है, ये सब स्टिमुलस हैं। इन सबको हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर वे में क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो जो एक्शन होता है, जो सडन एंड स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है हमारी बॉडी का टुवर्ड्स सम एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे अचानक से अगर हमारी आंखों में धूल जाएगी तो हम क्या करते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं। अगर से पानी पीते समय या खाना खाते समय अगर हमारा जो फूड है, इफ वी एक्सीडेंटली टेक दैट फूड इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो क्या होता है, वोमिटिंग या कफिंग हो जाती है, जिससे वो फूड बाहर निकल आता है। नाक में अगर कुछ चला जाए तो स्नीजिंग हो जाती है, छींक आ जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है। तो अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, द सडन and spontaneous action of the body towards some external or internal stimuli is called reflex action। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्स एक्शन 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है इनेट रिफ्लेक्स एक्शन। इनेट मतलब ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारी बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, वो इनेट रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया, स्नीजिंग, कफिंग,
ब्लिंकिंग ऑफ आइज, वॉमिटिंग, ये सारे क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन जो बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम इनेट रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हैबिचुअल। देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग विच आर प्रैक्टिस्ड बाय ह्यूमन बीइंग। जैसे बहुत सारी आईएनजी वाली प्रोसेस होती है, जैसे राइटिंग, स्पीकिंग, रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, ड्राइविंग। ठीक है, जितनी आईएनजी की प्रोसेस होती है, डांसिंग, जब हम इनिशियली, आप याद कीजिए पहला दिन जब आप साइकिल पर बैठे होंगे, जब साइकिल पे पहली बार बैठते हैं तो हमारा सारा ध्यान कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ हैंडल पकड़ने में होता है। चाहे कुछ भी हो जाए हम हैंडल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम इतने प्रैक्टिस्ड हो जाते हैं, इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि हम उसको हाथ छोड़कर भी अपनी साइकिल को चला लेते हैं। दो यू मस्ट नॉट प्रैक्टिस इट, बट हाँ ऐसा होता है, हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, और उस रिफ्लेक्स एक्शन को क्या कहते हैं, हैबिचुअल रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको क्या करना होता है, सीखने से पहले, परफेक्ट करने से पहले उसको प्रैक्टिस करना होता है। देन when we practice it we become a habitual of it. Fine, this type of reflex action are called habitual reflex actions. अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की, हो गई। रिफ्लेक्स आर्क, मैंने बताया टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को समझने के लिए हमें रिफ्लेक्स आर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, देखो, जब हमारी बॉडी किसी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करती है तो जो इंपल्सेस होते हैं दे टेक अ सर्टेन पाथ, वो एक सही रास्ते में, एक सर्टेन पाथ में मूव करते हैं, और उस पाथ को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन अपने पूरे होने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमारे बॉडी में जो रास्ता है वो कैसे होता है, सबसे पहले मैंने बताया कि जितने भी स्टिमुलस होते हैं उन सबको रिसीव करने का काम करते हैं। दो टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं, एक होते हैं रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं हमारे बॉडी में, रिसेप्टर्स आर द सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन विच रिसीव द सेंसेस। जैसे अगर हम बात करें फोटो रिसेप्टर, तो फोटो रिसेप्टर्स क्या हो गई, हमारी आईज। अगर हम बात करें फोनो रिसेप्टर्स, मतलब ईयर्स which detect the sense of hearing, ठीक है। olfacto receptors which detect the sense of smell, gustato receptors which receive the sense of taste, that is tongue, ठीक है। seismoreceptor या thigmoreceptor that detect the sense of touch, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स मैंने आपको बताए which act as the receptors, ठीक है। रिसेप्टर सेंसेस को रिसीव करते हैं सॉरी, और इन सेंसेस को किसको पास ऑन कर देते हैं, दे पास दीज सेंसेस टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। कौन लेके चला गया, सेंसरी न्यूरॉन्स। कहां से लेके गए, रिसेप्टर से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, इनिशियल वे में स्पाइनल कॉर्ड उस सेंस को जो वो रिसीव करती है वो भेजती है किसके पास, ब्रेन के पास भेजती है, दैट वी आर रिसीविंग अ सेंस, ठीक है। ब्रेन क्या करता है, उन सारे सेंसेस को डिटेक्ट करता है, उनको रीड करता है प्रॉपरली, उनको ट्रांसलेट करता है, और उसके बेस पे फिर क्या करता है, ऑर्डर्स देता है, और ये ऑर्डर्स दोबारा से किसके पास भेजे जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजे जाते हैं, ठीक है। आप यहां पर दे सकते हैं रिले हो रहा है, एक बार मैसेज गया, दूसरी बार मैसेज आया। बिकॉज ऑफ दिस इस टाइप के न्यूरॉन को कहते हैं रिले न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, इन पर्टिकुलर ऑर्डर्स को भेज देती है किसके पास, दूसरे टाइप के सेंस ऑर्गन्स जिनको भी हम कहते हैं इफेक्टर्स। इफेक्टर्स में क्या क्या होता है, इफेक्टर्स में होते हैं हमारे ग्लैंड्स एंड मसल्स, ठीक है, बोन्स, मसल्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये किसके थ्रू भेजती है, इट सेंड
with the help of motor neurons। ठीक है, तो जब कोई नया नया काम हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो ये पूरे रास्ते को कवर करता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम किसी भी पर्टिकुलर रिफ्लेक्स एक्शन में क्या हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, देन ब्रेन का काम यहां से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन किसके पास लेके गए, स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड बाद में मोटर न्यूरॉन की मदद से कहां भेज देता है सेंसर्स को, इफेक्टर्स को। इस पर्टिकुलर पाथ को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। पूरा मैंने आपको क्यों बताया, पूरा मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे आपको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी बताने थे। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, नंबर 1 सेंसरी, नंबर 2 रिले और नंबर 3 मोटर। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, दे रिसीव द सेंसेस फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड टेक देम टू द स्पाइनल कॉर्ड। रिले न्यूरॉन क्या करते हैं, रिले न्यूरॉन डू द प्रोसेस ऑफ टू एंड फ्रो, दे टेक the message of the spinal cord to the brain and orders of the brain to the spinal cord। ठीक है, तीसरा होता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, they take the orders of the spinal cord to the effectors, और effectors क्या करते हैं, जो भी पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है उसको एक स्पेसिफिक वे में रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ हम देख सकते हैं कि पूरा रिफ्लेक्स आर्क अपने को समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन समझ में आ गए। ठीक है, और ये भी समझ में आ गया कि कोई भी एक्शन जो है वो हैबिचुअल रिफ्लेक्स एक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट होता है। आई होप मैं आपको ये अच्छे से समझा पाया। रिफ्लेक्स एक्शन भी 3 नंबर में पूछा जाता है, न्यूरॉन्स टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी 3 नंबर में पूछे जाते हैं, उनके फंक्शन सहित। ठीक है, और रिफ्लेक्स आर्क 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, अक्सर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आप पेपर आप पढ़ते देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां से अगला जो पॉइंट होता है वो है नर्वस सिस्टम कि इन ह्यूमन बीइंग द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इज टेकन केयर बाय द 2 सिस्टम्स, द वन इज नर्वस सिस्टम, अनदर इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो कि चुटकियों में आपको मैं याद करा दूंगा। ठीक है, अच्छे से आप पूरी वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं नर्वस सिस्टम का। हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहां पर देखता हुआ भी चलूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, तो यहां जो डिस्कस हो सकेगा वो हैंड टू हैंड खत्म कर देंगे। सबसे पहला है CNS, that stands for central nervous system। CNS stands for central nervous system। सेकेंड है PNS, P stands for peripheral। peripheral nervous system। and the last one is ANS, A stands for autonomical या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, CNS को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं PNS से केवल एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कोर्स में। PNS में क्या होता है, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ नर्व्स। ठीक है, यहाँ पर सर्टेन टाइप्स ऑफ नर्व्स होती है जिनमें 12 पेयर होती है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स ऐसी नर्व्स होती है जो हमारे क्रेनम यानी कि ब्रेन कैविटी, क्रेनम बोलते हैं इसको या क्रेनियल कैविटी बोलते हैं, जो क्रेनम से निकलती हैं उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। तो कितनी होती है क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले वो स्पाइनल नर्व्स। तो देयर आर टोटल 43 पेयर ऑफ नर्व्स। बस यही एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्व्स आर प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आप याद रखेंगे देयर आर 43 पेयर ऑफ नर्व्स
which are present in peripheral nervous system. Out of them 12 pair are cranial nerves, जिनमें 12 पेयर जो होते हैं वो cranial nerves के होते हैं, और 31 pairs are spinal nerves. जो spinal cord से निकले वो spinal nerve, जो cranial cavity से निकले वो cranium या ये cranial nerves. Autonomical nervous system. Autonomical nervous system में क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं. इसके दो पार्ट होते हैं. The one is sympathetic ANS and another is parasympathetic ANS. सिंपैथेटिक ANS एंड पैरासिम्पैथेटिक ANS. देखिए दोनों एक तरीके से जुड़वा भाई की तरह होते हैं, पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. आपने देखा होगा एकदम से हम अंधेरे कमरे में से और तेज रोशनी में जाएं तो हमारी आंखें बंद होने लगती है, ठीक है. और तेज रोशनी में से अगर हम अंधेरे कमरे में जाएं, जब कभी भी हम पिक्चर हॉल में जाते हैं तो इनिशियली हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, ठीक है. तो ये किसके कारण होते हैं? बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो ये एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं. केवल इनमें डिफरेंसेस याद रख लीजिए. सॉरी. वन हेल्प्स इन द contraction of pupil, another help in the dilation of pupil. One helps to increase the blood pressure, another help to decrease the blood pressure. One help in the contraction of muscles, ये dilation of blood vessels, and another helps in the contraction of blood vessels. ठीक है. तो एक दूसरे का ये अपोजिट काम करते हैं. One help to increase blood pressure, another help to decrease blood pressure. ठीक है. तो यहां से केवल डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, तो 3-4 डिफरेंसेस आप याद रख सकते हैं, ठीक है. उसके बाद आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. मुझे लगता है मैं दोनों चीजें आपको अच्छे से बता पाया. यहां से केवल यही क्वेश्चन आता है, यहां से केवल इनका डिफरेंसेस एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी रेयरली, है ना. तो अब सीएनएस को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा सीएनएस. मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स यहां पर बताने वाला हूं. सबसे पहले हम सीएनएस का एक चार्ट बना लेते हैं कि सीएनएस में होता क्या क्या है. सीएनएस को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं. सीएनएस के दो पार्ट होते हैं. एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. देखिए ब्रेन क्या होता है. ब्रेन इज द मास्टर ऑफ द बॉडी. ब्रेन हमारे बॉडी का क्या है? मास्टर है. ब्रेन सुपर कंप्यूटर होता है जो कि सारे वो काम करता है जो कंप्यूटर करता है. क्या करता है? ये चीजों को स्टोर करता है, मेमोराइज करता है, ठीक है, अच्छे से ट्रांसलेट करता है, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे वर्क करता है, ठीक है. बहुत सारे काम हैं जो ब्रेन करता है. तो सबसे पहले ब्रेन के बारे में बात करेंगे. ब्रेन इज द मास्टर ऑफ द बॉडी. इट इज अ काइंड ऑफ मस्कुलर ऑर्गन. इसमें क्या होता है? इट रिमेन प्रोटेक्टेड बाय. ब्रेन का होता है इट इज लोकेटेड इनसाइड अ बोनी केज. एक हड्डियों के एक ढांचे के बीच में प्रोटेक्टेड होता है और इस बोनी केज को हम क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं या क्रैनम कहते हैं. क्या कहते हैं? क्रैनम या स्कल. क्रैनम का क्या काम होता है? इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम द इंजरीज एंड द इन्फेक्शन, स्पेशली फ्रॉम इंजरीज. ठीक है. इसके अलावा क्या होता है? जो ब्रेन होता है, ब्रेन ऑल्सो रिमेन प्रोटेक्टेड बाय ट्रिपल लेयर्ड मेम्ब्रेन्स. 3 लेयर होती है, मेम्ब्रेन्स होती हैं. इनको हम कहते हैं मेनिंजेस. क्या कहते हैं? मेनिंजेस. मेनिंजेस कहते हैं. मेनिंजेस का क्या काम होता है? मेनिंजेस के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है. इस फ्लूइड को हम कहते हैं CSF. C stand for cerebro, S stand for spinal and F stand for fluid. यानी कि cerebro spinal fluid. cerebro spinal fluid का क्या काम होता है? It protects the brain from shocks and jerks. इस फ्लूइड की वजह से हमको शॉक्स एंड जर्क्स महसूस नहीं होते ब्रेन में. ठीक है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड
एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शंस। ठीक है, याद रखेंगे, एक एक नंबर पे चीज पूछी जाती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन दैट सराउंड द ब्रेन? आंसर इज मेनिंजेस। ठीक है, व्हाट नेम द फ्लूइड दैट रिमेन फिल्ड विद इन द मेनिंजेस? क्या बोलते हैं? CSF, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड को पूरा कवर करते हैं और ये पूरी स्ट्रक्चर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर लेती है, जिसमें कि क्या क्या दो चीज बताई, एक मेनिंजेस, दूसरा मैंने बताया आपको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रेन। ब्रेन को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 मेन पार्ट्स में। अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से समझते रहे। सबसे पहला फोर ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन और नंबर 3 हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स, पहला होता है ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स। दूसरा होता है सेरेब्रम और तीसरा होता है डीनसेफेलॉन। कौन कौन सा? ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, डीनसेफेलॉन। मिड ब्रेन हमारे कोर्स में ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें पूछ लिया जाता है, तो इसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सेंस ऑफ विजन, और ऑडिटरी नर्व्स होती हैं। ऑडिटरी नर्व्स होती है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, इसके बाद आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सेरेबेलम, दूसरा होता है पॉन्स वैरोली और तीसरा होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ठीक है, ये पूरे सबके ना इनके फंक्शन एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, तो एक बार मैं जल्दी इनके फंक्शन बताऊंगा, साथ ही साथ आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप कैसे याद रख सकते हैं। तो एक बार ब्रेन को दोबारा देख लें। ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, डीनसेफेलॉन। मिड ब्रेन में 2 तरीके की नर्व्स पाई जाती हैं, ऑप्टिक एंड ऑडिटरी नर्व्स, व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द सेंस ऑफ विजन एंड हियरिंग रिस्पेक्टिवली। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट, सेरेब्रम, पॉन्स वैरोली, मेडुला ऑब्लंगेटा। अब इन सबके फंक्शंस 1 सेकंड के अंदर देखिए। मेड्यूला, ये सॉरी, ऑल्फैक्टरी लोब, जब कभी भी हमारे दिमाग में ऑल्फैक्टरी वर्ड आएगा, इसका मतलब होता है स्मेल। ठीक है, तो these are the part of the forebrain which help to detect the sense of smell. ठीक है, दूसरा है सेरेब्रम। सेरेब्रम फोर ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट होता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसके लिए 4 पॉइंट याद रखेंगे केवल। इट इज द सेंटर ऑफ स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड विजन। क्या? इट इज द सेंटर ऑफ स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड विजन। सेंटर ऑफ स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड विजन। ठीक है, अगर इसको ट्रिक से याद रखना हो तो हम कह सकते हैं, एक मूवी आई थी आमिर खान की जिसका नाम था गजनी। तो गजनी में चोट लगती है और आमिर खान को एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो किसके कारण होता है कि जब आमिर खान को चोट लगती है तो उसके कहां लगती है? सेरेब्रम में लगती है, जिसके कारण उसकी मेमोरी अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक को आप देखते रहिए। उसके बाद आता है डीनसेफेलॉन। डीनसेफेलॉन एक ब्रेन का स्फेरिकल पार्ट होता है जिसको कि हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट को बोलते हैं एपिथैलेमस और दूसरे को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो डीनसेफेलॉन इज द स्फेरिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, इनके फंक्शन एग्जाम में आता है पूछने को, तो आप कह सकते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ, क्या क्या करता है ये 5 काम करता है। क्या क्या? हंगर, थर्स्ट, इमोशन, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड। क्या कंट्रोल करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग द हंगर, थर्स्ट, इमोशंस, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड। क्या? हंगर, थर्स्ट, इमोशन, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड। ठीक है, याद कर सकते हैं डीनसेफेलॉन। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको
भूख प्यास का एहसास नहीं होता, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, उनके डेंसिफेलॉन में प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद इसके बारे में, मिड ब्रेन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। फिर आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में सेरेबेलम, सेरेबेलम क्या होता है, सेरेबेलम इज द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ प्रॉपर बॉडी पोस्चर। ये एक प्रॉपर बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में मदद करता है। साथ ही साथ क्या करता है, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अगर हम मूवमेंट्स कर पाते हैं तो किसके कारण कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द सेरेबेलम। अब इसकी ट्रिक क्या है, हम याद कर सकते हैं, एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की जिसका नाम था कोई मिल गया। तो कोई मिल गया में ऋतिक रोशन का बॉडी पोस्चर जो होता है, इट वॉज अ लिटिल इम्प्रॉपर, ठीक है, किसके कारण था, बिकॉज ऑफ cerebellum. His cerebellum was not probably completely developed. एक मूवी आई थी गुजारिश अभिषेक बच्चन की, जिसमें वो बेड पर ही रहते हैं, ठीक है, तो किसके कारण, probably he was having a problem in the cerebellum. तो ये ट्रिक है छोटी छोटी, इसको आप याद कर सकते हैं। पॉन्स, पॉन्स वेरोली का स्पेसिफिक कोई फंक्शन नहीं होता, ठीक है, कई बुक में लिखा होता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ विजन, ठीक है, लेकिन इनका जो मेन काम होता है क्या होता है, इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द मेडुला, ये मेडुला और मिड ब्रेन के बीच में ये ब्रिज का काम करते हैं, ये मेडुला को मिड ब्रेन से जोड़ते हैं एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ विजन, ठीक है। पॉन्स क्या करते हैं, ब्रिज बनाते हैं मेडुला और मिड ब्रेन के बीच में, और किसके कारण, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेंस ऑफ विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। फिर आता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है, ब्रेन का पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे पीछे का पार्ट, कुछ इस तरीके से, विच एक्सटेंड डाउनवर्ड्स, जो नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है टू फॉर्म स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इट इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, हिंड ब्रेन, सबसे छोटा पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है, विच एक्सटेंड डाउनवर्ड टू फॉर्म द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और ये वही फंक्शन करता है जो स्पाइनल कॉर्ड करती है। तो क्या करती है ये, इट हेल्प्स टू कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी। इनवॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं, विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर विल, जो हमारी इच्छा शक्ति पर नहीं होते। जैसे अगर हम बात करें ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ठीक है, पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द हार्ट, ठीक है, तो ये सब क्या है, इनवॉलंटरी है, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करते, हमारी विल के ऊपर, ठीक है। तो इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लांगेटा। अब इसकी ट्रिक क्या है, आपने एक मूवी देखी थी, शायद आपने देखी हो, मूवी थी नाना पाटेकर जी की, और उस मूवी का नाम था क्रांतिवीर। तो क्रांतिवीर में वो क्या कहते हैं, इधर नहीं मारने का, इधर क्या होता है, छोटा दिमाग होता है, तो दैट छोटा दिमाग इज नथिंग बट मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, इट हेल्प्स टू कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्या, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, रिमेन प्रोटेक्टेड बाय द ट्रिपल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस which remain filled with a fluid called CSF। और स्पाइनल कॉर्ड का भी मेन काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ, किसमें हेल्प करती है, रिफ्लेक्स एक्शंस में हेल्प करती है, रिफ्लेक्स आर्क में, ठीक है, और किसको कंट्रोल करती है, इट कंट्रोल्स ऑल द रिफ्लेक्स एक्शन विच आर इनवॉलंटरी इन नेचर। अगर गर्म चीज को छुएंगे तो हाथ हटेगा ही हटेगा, दैट इज रिफ्लेक्स। तो किसकी मदद से होता है वो, स्पाइनल कॉर्ड की मदद से होता है। एक बार ट्रिक पे दोबारा ध्यान दें, यहाँ पर मैंने कौन सी मूवी बताई थी सेरेब्रम में, मैंने बताई थी गजनी, ठीक है, यहाँ पर मैंने कौन सी मूवी बताई थी, कोई मिल गया एंड गुजारिश। यहाँ पर मैंने कौन सी मूवी बताई थी, मैंने मूवी बताई थी आपको क्रांतिवीर, ठीक है। आई होप मैं आपको इंटरेस्टिंग वे में टॉपिक करा पाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, एग्जामिनेशन में खूब सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं फंक्शंस के। तो अगर ये आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा, इन ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे, ठीक है। यहाँ से रिलेटेड कुछ एक दो टॉपिक और अपने पास हैं, जैसे ब्रेन से रिलेटेड बाकी सबको हमने डिस्कस कर ही लिया है। एक टॉपिक और आता है यहाँ पर जिसको कि हम कहते हैं EEG। जैसे हमने लाइट प्रोसेस वाले पार्ट में पढ़ा था ECG, यहाँ पर आता है EEG,
तो EEG क्या होता है? EEG स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। Electroencephalograph. It is encephalogram. It is an equipment which is used to detect the brain ailment. जो ब्रेन की बीमारियां डिटेक्ट करने के काम आता है, ऐसे इक्विपमेंट को हम क्या कहते हैं? हम EEG कहते हैं। ठीक है, इससे एक ग्राफ ऑब्टेन होता है, उस ग्राफ को भी क्या नाम दिया जाता है? EEG, यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। और इस टेक्निक को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो ज्यादातर क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन बच रहे होंगे तो हम उन्हें एक अलग से क्वेश्चनियर लेकर आएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। आपसे केवल एक ही मदद चाहिए कि आप अपनी वीडियो को पूरा देखें। ऐसा नहीं कि 2 मिनट देख के वीडियो बंद कर दिया तो आप पे ट्रिक्स नहीं पहुंच पाएंगी। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें इसको, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, पड़ोसियों को ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पर। थैंक यू, गुड डे।